Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So we are now talking about Jane Austen's Pride and Prejudice. So Jane Austen की जो है Pride and Prejudice, a very well acclaimed novel, or it has been translated, it has been read and depicted and performed. So this is almost uh, like uh, like it had a great publicity or fan following all over. बहुत जगहों पे इसके novels को movies की form में बनाया गया. So this tells about the society of England in pre-Victorian age. ये Victorian age से यानी पहले का काम है, यानी romantic age के end में. So let's see. So Jane Austen जो थी उसके novels को ड्राइंग रूम स्टोरीज कहा जाता था. सो ड्राइंग रूम स्टोरीज मीन्स कि इसकी जो नॉवेल्स से बेसिकली इसमें वो बातें होती थी जो कि एक ड्राइंग रूम में डिस्कस की जा सकती हैं. लाइक सीन्स जो थे वो बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड नहीं थे. कुछ थीम्स है जिसके ऊपर ये लिखती थी. शी डिड नॉट write about politics. She did not write about all the incidents or political situations that were happening in England. Nothing about imperialism, nothing about such things. She only talked about those things जो कि the then English society में उसने देखे. So इसमें she did for novels what like poets did for poetry. इसने जो नॉवल को रिफॉर्म किया, पोइट्स ने, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने पोइट्री को रिफॉर्म किया, उसके अंदर तब्दीली लेके आए, लोगों के लिए लिखा, बेहतरी की. तो इसका भी यही कंट्रीब्यूशन था नॉवल में. अब नॉवेल्स को रिफॉर्मेशन चाहिए थी जो कि जेन ऑस्टन ने दी. इससे पहले जो नॉवल राइटिंग थी वी हैव रेड वो स्टार्ट हो चुकी थी, जहां पे पैमेला लिखा गया, उसके बाद शैमेला लिखा गया, फिर जोसेफ एंड्रयूज लिखा गया, और उसके बाद बहुत सारे नॉवेल्स लिखे गए. लेकिन उन नॉवेल्स के अंदर ऐसा ऐसा वी गेट टू नो कि बहुत सारी खराफात शामिल हो चुकी थी. और ये जो एक जॉनरा था इट सफर्ड सो मेनी सेटबैक्स. लेकिन जेन ऑस्टन ने इसको इम्प्रूव किया, ठीक किया. ऑस्टन के जो प्लॉट्स हैं जेन ऑस्टन के, वो विमेन की डिपेंडेंस और मैरिज और फेवरेबल सोशल स्टैंडिंग, इकोनॉमिक सोशल सिक्योरिटी, इन चीजों पर बात करती है. अब बेसिकली जेन ऑस्टन का जो मोटिव है वो ख्वातीन की फलाह और वो जो चीजें अपनी सोसाइटी में देखती थी. बिकॉज वी गेट टू नो फ्रॉम द प्रोरेस कैरेक्टर इन प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स कि शायद ऐसी प्रोरेस थी, ऐसी खातून थी जिसको जायदाद से आग कर दिया गया इन अ वे कि फादर हो गया, इसकी शादी नहीं हुई थी, इसको जायदाद नहीं मिली, तो वो मजबूरन नन बन गई. तो ख्वातीन एक लंबा अरसा इस चीज को सफर करती रही कि उन्हें जब तक उनकी शादी नहीं होगी उनको जायदाद वगैरह में हिस्सा नहीं मिलेगा. तो इसके भी थीम्स ऐसे हैं कि एक फैमिली जिसमें माँ की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटियों की शादी जल्दी जल्दी कर दे. ये इसके नॉवेल्स हैं. सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैंसफील्ड पार्क, एमा, परसुएजन एंड नॉर्थएंगर अबे. सो ये इसके 6 नॉवेल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं. अब ये ऑस्टन का जो पहला नॉवेल था उसके ऊपर उसने लिखा था बाय अ लेडी. सो जो उसमें बाय अ लेडी, इससे क्या मुराद था? इससे मुराद ये था कि किसी जमाने में, ये एमसीक्यू भी आया था कि किसी जमाने में जो ख्वातीन थी उन्हें इस काबिल नहीं समझा जाता था कि ये नॉवल राइटिंग की तरफ आ सकती हैं. ये हाईली एक मेल का एक लिखने वाला सेटअप था, एटीट्यूड था कि ये मेल ही कर सकता है. लेकिन बाद में इसीलिए इसने अपना नाम नहीं लिखा, बाय अ लेडी लिखा. लेकिन शी प्रूव्ड के शी कुड राइट इक्वल और बेटर देन द मेल कम्युनिटी. अच्छा जी, प्राइड एंड प्रेजुडिस में क्या होता है कि न्यूज आती है कि चार्ल्स बिंगले, जो कि एक बड़ा वेल्दी पर्सन है, उसने नेदरफील्ड पार्क में एक घर लिया है, रेंटेड. सो इससे बड़ा लोगों के अंदर एक सनसनी फैलती है, लोग बड़े खुश होते हैं उस एरिया के. सो बेनेट की जो फैमिली है, मिस्टर बेनेट, जिसमें उसकी वाइफ और बेटियां हैं, उनकी 5 डॉटर्स, उन सब के अंदर बड़ी एक एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाती है. सो इन 5 में सबसे बड़ी जेन है, फिर एलिजाबेथ है, फिर मैरी है, देन किटी, देन लेडिया. सो मिसेस बेनेट की ख्वाहिश है कि वो इन सब की शादी देखे और जल्दी करा दे.
सो मिस्टर बेनेट जाता है मिस्टर बिंगले को मिलने, और बेनेट फिर इनवाइट किए जाते हैं एक बॉल डांस पे। सो मिस्टर बिंगले वहां पे मौजूद होता है। जेन जो है सबसे बड़ी बेटी, वो बिंगले को बहुत पसंद आती है, बिंगले को और जेन को बिंगले पसंद आता है। सो ये एक बड़ा एक अच्छा स्टार्ट हो जाता है। वो काफी देर टाइम साथ गुजारते हैं, डांस भी करते हैं। इतने में इसका क्लोज फ्रेंड मिस्टर डार्सी वो भी आता है, जो बहुत हैंडसम है, बहुत वेल्दी है, और लेकिन ये है कि बड़ा हॉटी एटीट्यूड है उसका। और उसे जब कहा जाता है एलिजाबेथ के साथ, जो कि दूसरे नंबर पे बड़ी बेटी है, जेन की छोटी बहन, उसके साथ डांस करने के लिए, तो वो इनकार कर देता है। इससे सबको लगता है कि ये बड़ा एक मूडी इंसान है, और बड़ा एक इसके अंदर गरूर है, तो ये चीज लोगों को पसंद नहीं आती। तो उससे फिर ये लाइक ये जो टाइटल है हमारा, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये थोड़ा सा लोगों को समझ आना चाहिए था कि प्राइड जो डार्सी को रिप्रेजेंट करता है, और प्रेजुडिस जो कि एलिजाबेथ के दिल में डेवलप हो जाता है। और ये उल्टा भी है कि वही, यानी जो प्राइड जो है बाद में इसके एलिजाबेथ के अंदर भी आ जाता है आफ्टरवर्ड्स, और वो प्रेजुडिस डार्सी के अंदर भी हमें नजर आता है। सो दिस इज बेसिकली द स्टार्टिंग, जिसमें हम ये सारी सिचुएशन देखते हैं कि ये मीटअप कैसे हुआ, और उसके बाद सिचुएशन के अंदर चेंज कैसे आई। सो फर्दर फिर ये होता है कि सोशल फंक्शंस पे डार्सी जो है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता यानी आने वाले टाइम के अंदर एलिजाबेथ पसंद आना शुरू हो जाती है। सो एलिजाबेथ की इंटेलिजेंस, उसके चार्म्स उसको अपील करते हैं, और जेन की जो है अटैचमेंट और फ्रेंडशिप बिंगले के साथ वो बढ़ती रहती है, और जेन जो है वो फिर बिंगले मेंशन में जाती है, उनकी तरफ से इनवाइटेड होती है, तो उनको विजिट करने के लिए जाती है। सो वहां पे जाने में ये होता है कि उसे ठंड लगती है, और चूंकि वो बड़ा एक ठंडा एरिया है, उसे ठंड लगती है, वो बीमार पड़ जाती है। अच्छा, उसमें फिर उसे जो नेदरफील्ड है उसे वहां पे रहना पड़ जाता है काफी देर, और यानी उसको बेसिकली वहां पे काफी अब टाइम गुजारना है, क्योंकि बीमारी है उसकी। सो उसको टेंड करने के लिए एलिजाबेथ आती है उसकी तरफ, जहाँ पे जेन होती है बिंगले के घर पे। तो ये काफी दूर का ट्रेवल ये पैदल करते हुए वहां पे पहुंचती है। तो जब आती है तो बिल्कुल मडी, और ड्रेस उस फैटर्ड, गंदा हो चुका होता है। तो मिस बिंगले जो कि बिंगले की सिस्टर है, और वो डार्सी में डार्सी उसको पसंद है, डार्सी के अंदर इंटरेस्टेड है। सो वो डार्सी को लाइक उससे शादी करना चाह रही है। वो एलिजाबेथ के साथ एक बड़ा हॉटी एटीट्यूड डेवलप कर लेती है, और उसके अगेंस्ट हो जाती है। और जब उसे पता लगता है कि डार्सी को ये पसंद है, तो उसे वो और नफरत हो जाती है एलिजाबेथ से। सो मिस बिंगले की जो स्पाइट है वो तब आहिस्ता आहिस्ता मजीद डेवलप होती रहती है, बढ़ती रहती है नफरत, जूं जूं डार्सी एलिजाबेथ के करीब आता जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट वी सी के एलिजाबेथ और जेन वापस आते हैं, और मिस्टर कोलिन वहां पे होता है। सो मिस्टर कोलिन एक यंग क्लर्जीमैन है, जो कि मिस्टर बेनेट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा उसकी डेथ के बाद, क्योंकि इनका कोई और नियर रिलेटिव नहीं है। तो और इसमें ये होता है कि यानी कोई मेल हेयर तो है नहीं, तो ही इज बेसिकली एंटाइटल्ड टू इट। सो वो एक बेवकूफ बंदा है, जो कि बेनेट गर्ल्स को देखे बड़ा खुश होता है। बाद वो प्रपोज भी कर देता है, उसके ऑफर को जुटला देती है। फिर उसमें यानी उसको बड़ा दुख होता है इस बात पे। फिर जो बेनेट गर्ल्स है उन्हें पता लगता है कि वहां पे मिलिशिया ऑफिसर्स को, एक आर्मी जा रही है वहां से गुजरती हुई, इंग्लिश आर्मी, वहां पे उन्होंने कैंपिंग की है, तो ये भी बड़ा उनके लिए फैसिनेशन होती है, तो ये अक्सर वहां पे जाती हैं। उनमें विक्रम एक हैंडसम यंग सोल्जर होता है, जो कि एलिजाबेथ की तरफ बड़ा फ्रेंडली होता है, और उसे बताता है कि डार्सी ने किस तरह उसे चीट किया क्रूअली, और उसको उसकी इनहेरिटेंस से निकाल दिया। अब यहाँ पे जो अब यानी डार्सी जो कि उसके करीब आना चाह रहा था लाइक एलिजाबेथ के, अब उसके खिलाफ विक्रम ने उसे कर दिया, तो एलिजाबेथ के माइंड में एक तरह से प्रेजुडिस
बहुत ज्यादा मजीद डेवलप हो जाता है इसी हवाले से, क्योंकि विकम अपेरेंटली उसे अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट वी सी के विंटर स्टार्ट होती है, बिंगलेस और डार्सीज जो हैं वो नेदरफील्ड को छोड़ के लंदन चले जाते हैं। जेन बड़ी अफसरदा होती है इस बात पे। फिर न्यूज आती है कि कॉलिंस जो है उसने एंगेजमेंट कर ली शार्लेट लुकस से, जो कि एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड है और एक बड़े लोकल, एक पुअर से लोकल नाइट की बेटी है। अब वो यानी ये एक अच्छा मैच नहीं होता, सूटेबल नहीं होता, लेकिन सिर्फ सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी की बेस पे ये रिश्ता किया जाता है। सो शार्लेट बताती है एलिजाबेथ को कि वो बड़ी हो रही थी, उम्र बढ़ रही थी, तो उसे फाइनेंशियल रीजंस के लिए करना पड़ा। तो इनकी शादी होती है, तो एलिजाबेथ प्रॉमिस करती है कि वो उनके नए घर में आएगी। सो विंटर गुजरती है, जेन सिटी जाती है अपनी फ्रेंड्स को मिलने के लिए, और ये भी सोचते हुए कि शायद उसे मिस बिंगले मिले। मिस बिंगले जो है वो उसको मिलने आती है और बड़ा रूड बिहेव करती है, और लेकिन जो मिस्टर बिंगले है वो उसको मिलने नहीं आ पाता। मैरिज प्रोस्पेक्ट जो है बेनेट गर्ल्स का, ये लीक हो जाता है, बड़ा इसको खदशात में पड़ जाता है, क्योंकि दोनों यानी बेसिकली मेन जेन उसको लगता है कि अब शायद ये रिश्ता ना हो। उसी स्प्रिंग में एलिजाबेथ शार्लेट के पास जाती है, जो कि मिस्टर कॉलिन की जो पैट्रन है। पैट्रन होता है बेसिकली कि कोई बंदा जिसने आपके सर पे हाथ रखा हो, जो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करता हो। तो लेडी कैथरीन दी बो, जो कि डार्सी की आंटी भी है, वो पैट्रन होती है मिस्टर कॉलिन की। तो वहां पे एलिजाबेथ जाती है मिलने के लिए। डार्सी आता है कैथरीन को, लेडी कैथरीन को मिलने, और अचानक उसकी एलिजाबेथ से मुलाकात होती है। और फिर उसके बाद वो जब देखता है कि यहाँ पे है, तो फिर काफी चक्कर लगाता है कॉलिंस के घर पे। फिर एक दिन वो एक शॉकिंग प्रपोजल दे देता है शादी का, जिसको एलिजाबेथ फौरन टर्न डाउन कर देती है, क्योंकि उसके दिल में वो प्रेजुडिस होता है। वो उसे बताती है डार्सी को कि वो उसे एक एरोगेंट, अनप्लेजेंट इंसान समझती है, और उसे बताती है कि किस तरह बिंगले और जेन तुम्हारी वजह से, या तुम यानी वो अलग हो रहे हैं, और उसे विकम का भी बताती है कि तुमने किस तरह उसके साथ गलत किया। सो डार्सी चला जाता है, लेकिन उसके बाद एक लेटर लिखता है। ये लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो इस लेटर में वो एडमिट करता है कि उसने अर्ज किया बिंगले को कि वो दूर रहे जेन से, लेकिन उसमें उसका कोई जाती मफाद नहीं था। लेकिन वो कहता है कि वो इसने इसलिए किया कि वो जानना चाहता था कि क्या वाकई वो सीरियस है आपस में एक दूसरे से, या सिर्फ ये एक टाइम पास रोमांस है। और विकम के बारे में वो कहता है कि यंग ऑफिसर जो है वो झूठा है, और असल चीज उनके डिसएग्रीमेंट की कि विकम ने डार्सी की यंगर सिस्टर जॉर्जियाना डार्सी के साथ भागने की कोशिश की थी, उसे भगाने की कोशिश की थी। और ये लेटर जो है, इसके बाद एलिजाबेथ अपनी फीलिंग्स को री इवेल्युएट करती है डार्सी के हवाले से। वो वापस आती है और बताती है लाइक बड़ा एक बुरा बिहेव करती है विकम के साथ। मिलिशिया, वो जो आर्मी होती है, वो जाने लगती है मीनवाइल। तो जो लाइक बेनेट गर्ल्स जो हैं वो परेशान हो जाती हैं, क्योंकि दे आर मैन क्रेजी, सारी की सारी तैयार होती हैं शादी के लिए। लिडिया जो है वो परमिशन लेती है अपने फादर से कि वो समर को स्पेंड करेगी एक ओल्ड कर्नल जो कि ब्राइटन में रहते हैं, तो वहां पे विकम की आर्मी रेजिमेंट वहां पे थोड़ी देर रुकनी है, तो ये वहां पे जाना चाहती है। फिर जब जून आता है तो एलिजाबेथ एक और सफर पे जाती है गार्डनर्स के साथ, जो कि इनके रिलेटिव्स हैं बेनेट्स के। तो ये नॉर्थ में जाते हैं, तो ये नेबरहुड है पेम्बरले का। सो पेम्बरले जो है वो डार्सी की स्टेट का नाम है। ये एमसीक्यू भी आता है कि व्हाट्स द नेम ऑफ डार्सी स्टेट। वो उनके साथ पेम्बरले जाती है, ये मेक श्योर करते हुए कि डार्सी वहां पे ना हो। और वो जब इलाका देखती है, उसे बहुत पसंद आता है इलाका, वो बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन अचानक डार्सी आ जाता है और उससे बड़ा कॉर्डली, बड़ा प्यार से मिलता है। वो अपने प्रपोजल का कोई मेंशन नहीं करता, और वो उन सबको अपने घर बुलाता है मिलने के लिए। शॉर्टली कुछ देर बाद एक लेटर आता है, जिसमें एलिजाबेथ को पता लगता है कि लिडिया भाग गई है विकम के साथ, और कपल कहीं भी नहीं मिल रहा।
इससे ये लगा कि लाइक बगैर शादी के शायद ये कहीं पे रह रहे हैं। तो डिस्ग्रेस का डर था, उसकी वजह से एंटायर फैमिली उनको ढूंढना शुरू हो जाती है। मिस्टर गार्डनर, मिस्टर बेनेट, ये हर जगह पे जाते हैं उसको ढूंढने के लिए, लेकिन इन्हें नहीं मिलता। जब सारी होप्स खत्म हो जाती हैं तो गार्डनर की तरफ से एक लेटर आता है कि कपल जो है वो मिल गया है और विक्रम ने रजामंदी जाहिर कर दी है लीडिया से शादी करने के लिए। सिर्फ वो एक्सचेंज में एक एनुअल इनकम मांग रहा है। बेनेट्स कन्विंस हो जाते हैं कि गार्डनर ने विक्रम को पे ऑफ कर दिया, यानी उसको पैसे दे दिए। लेकिन एलिजाबेथ को बाद में पता लगता है कि ये पैसे उन्होंने नहीं दिए, बल्कि ये डार्सी ने उनकी फैमिली की इज्जत को बचाया है। अब विक्रम रेड्डी आते हैं लॉन्ग बॉर्न में, वहां पे बेनेट्स उनको बड़ा कोल्डली ट्रीट करते हैं और उनके जान लाइक विक्रम की जो नई असाइनमेंट होती है इंग्लैंड में, फिर वो चले जाते हैं उस लिए। फिर उसके बाद बिंगले वापस आ जाते हैं नेदरफील्ड में और उसकी जेन की और बिंगले की कोर्टशिप दोबारा शुरू हो जाती है। डार्सी जाता है स्टे पे करने और विजिट करने बेनेट्स को, लेकिन वो अपनी एलिजाबेथ से शादी के डिजायर को मेंशन नहीं करता। बिंगले जो है वो अपनी लाइक मोहब्बत में जेन के वाले से काफी सीरियस होता है और लाइक फिर बाकी फैमिली इस चीज को सेलिब्रेट करती है और लेडी कैथरीन डी बोस वो आती है लॉन्गबॉर्न में और वो एलिजाबेथ को एक तरह से इग्नोर करती है और कहती है कि उसे सुना है कि डार्सी उससे शादी करने की कोशिश कर रहा है। सो फिर वो कहती है कि शी कंसिडर्स बेनेट एन अनसूटेबल मैच फॉर हिम, क्योंकि बेनेट सोशल क्लास में नीचे हैं, डार्सी ऊपर है। सो वो कहती है कि एलिजाबेथ शुड रिफ्यूज हिम। सो एलिजाबेथ रिफ्यूज कर देती है, कहती है कि वो तो डार्सी से उसको कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो उसके अलावा कोई प्रॉमिस नहीं करती। कुछ अरसे बाद एलिजाबेथ और डार्सी वो वॉक करने बाहर जाते हैं, तो उसे बताता है कि उसकी फीलिंग्स चेंज नहीं हैं और वो अभी भी उससे प्यार करता है। तो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और जेन और एलिजाबेथ की शादी हो जाती है। So they live happily ever after, God knows. So money is a big theme. Marriage is a big theme. मनी है तो इसकी वजह से लोग शादियां कर रहे हैं, मनी को इनहेरिट करने के लिए या उसके खौफ से लोग शादी कर रहे हैं। किसी की शादी को पक्का करने के लिए, किसी की बेइज्जती रोकने के लिए रकम का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर लव जो है दैट इज द बिग थीम, जो कि मनी, मैरिज एंड लव, ये तीनों बड़े डोमिनेंट थीम्स हैं जेन ऑस्टन के नॉवल में। फिर रेप्यूटेशन, जो कि बैनेट्स के हवाले से हमने देखा कि उनकी रेप्यूटेशन स्टेक पे है, या कैथरीन, लेडी कैथरीन या मिस बिंगले के हवाले से हमने देखा कि वो लोग कितने ज्यादा क्लास कॉन्शियस हैं कि वो अपने से नीचे क्लास को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। फैमिली है कि फैमिली लाइफ और फैमिली की जो मोहब्बत है या टेंशन है उनकी वेल बीइंग के लिए। फिर जेंडर दिखाया गया कि जेंडर में ख्वातीन किस तक वो एक एटीट्यूड मिल सोसाइटी का, और इंटेग्रिटी दिखाई गई जो कि डार्सी के कैरेक्टर में हमें नजर आती है, हमें एलिजाबेथ के कैरेक्टर में नजर आती है, लेकिन यही लिडिया और विक्रम के कैरेक्टर में नहीं है। सो एलिजाबेथ बेनेट इसका प्रोटैगनिस्ट है नॉवल का, जो कि सेकंड डॉटर है, इंटेलिजेंट है और वो अच्छी पढ़ी लिखी और अच्छी बातें करने वाली खातून है और बेसिकली वो क्लास कॉन्शियसनेस से बाहर है। डार्सी जो है फिट्स विलियम डार्सी एक वेल्दी जेंटलमैन है, अपेरेंटली थोड़ा सा रूड है, लेकिन ही टेक्स टाइम इन जजिंग थिंग्स। सो डार्सी इंटेलिजेंट भी है, ऑनेस्ट भी है और ही इज वेरी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द पीपल ही लव्स और उनके जिनसे वो प्यार करते हैं। जेन जो है वो सबसे प्यारी और सबसे बड़ी बेटी है बेनेट्स की। ये एलिजाबेथ के मुकाबले में थोड़ी सी रिजर्व्ड है और थोड़ी सी कम गो है। इसकी प्लेजेंटनेस की वजह से बिंगले उससे इम्प्रेस होता है। एक बड़ा सीधा साधा कैरेक्टर है जो कि जिसके अंदर हमें कोई बुराई नजर नहीं आती, बहुत ज्यादा सिंसियर, डाउन टू अर्थ, तो इसके अंदर भी इतनी दौलत के बावजूद क्लास कॉन्शियसनेस नहीं है। मिस्टर बेनेट जो कि फैमिली का सरबराह है, उसकी यही कोशिश है कि वो सारी फैमिली को
मिला के रखे और अपनी इज्जत को भी बचा के रखे, जो कि उसकी वाइफ अक्सर खराब कर देती है, क्योंकि उसकी सिर्फ एक कोशिश होती है कि वो हर जगह अपनी बेटियां लेके पहुंच जाती है, और मिस्टर बेनेट को ये चीज बुरी लगती है। मिसेस बेनेट नॉइजी वुमन है, वाइज है, फूलिश है, और सिर्फ उसका एक गोल है कि वो अपनी बेटियों को शादीशुदा देख ले, और इसकी वजह से अक्सर उसका बिहेवियर बड़ा तंग करने वाला होता है। विक्रम इंतहाई फजूल तरीन कैरेक्टर है, दफा करें। लिडिया बेनेट ये भी इंतहाई फजूल है, ये गॉसिपी है, इमेच्योर है और सेल्फ इन्वॉल्व है। और एलिजाबेथ के बरक्स लिडिया जो है वो रोमांस के अंदर हर यानी दिल फेंक किस्म की खातून है। मिस बिंगले एक स्नोबिश एरोगेंट किस्म की बहन है बिंगले की, और वो दूसरे लोगों को बड़ी डिस्डेन से देखती है। प्राइड सिंबल है, जो प्राइड रिप्रेजेंट करता है डार्सी को, प्रेजुडिस रिप्रेजेंट करता है एलिजाबेथ को। ये अलग बात है कि ये शॉर्ट लिव्ड होता है और बाद में ये चेंज हो जाता है। डांसिंग जो है दैट रिप्रेजेंट्स हाउ क्लोज दे कम विद ईच अदर व्हेन दे आर टुगेदर। कैम्बरले जो स्टेट है ये सिंबल है एक रीयूनियन का और उस क्लैरिफिकेशन का जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हुई डार्सी और एलिजाबेथ के बीच में। हाउसेस जो हैं वो सिंबल हैं उस क्लास कॉन्शियस सिस्टम का, और जो आउटडोर्स हैं वो सिंबल है मेंटल फ्रीडम का, कि जब जेन वहां पे होती है तो वो काफी सोचती है उन इलाकों में अपनी लाइफ के हवाले से। सो पहला ही इसका जो है लाइक सेंटेंस वो आयरोनिकल है। इट इज अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन पोजीशन ऑफ अ ग्रेट फॉर्चून, अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ। लाइक जबकि पूरे नॉवल में हम देखते हैं इट इज द वुमेन हु आर इन वांट ऑफ अ मैन। सो ये एक इंतहाई आयरोनिक किस्म का टर्म है। फिर वो कहता है कि शी इज टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, और बाकी पूरे नॉवल में पीछे पागल रहता है। डार्सी के बिहेवियर में हमें ड्रामेटिक आयरनी नजर आती है कि डार्सी जो बिल्कुल उसके अगेंस्ट था, अब किस तरह उसके पीछे पागल है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। So this was Pride and Prejudice by Jane Austen. Gee, so going through your questions, आई गेस यू गॉट द आंसर के किस तरह उसने रेवोल्यूशनाइज किया, क्योंकि इसने वो फजूल स्टीरियोटिपिकल थीम्स को यूज करना बंद कर दिया। इस नॉवल के अंदर वो जो एक सनसनीखेज एलिमेंट्स थे जो नॉवल को यूज किया गया बड़े फजूल किस्म के थीम्स के लिए, इसने उसके अंदर अच्छे थीम्स दिए, और इसने वो सोसाइटी दिखाई जिसकी वो पॉलिटिकल एक लेवल नहीं दिखा रही थी, बल्कि वो दिखा रही थी जो कि जनरली अवाम के साथ हो रहा था। सो इस लिहाज से इसने अच्छी वर्डिंग यूज की, वल्गैरिटी नहीं थी इसके नॉवेल्स के अंदर, दैट मेड हर नॉवेल्स ग्रेट। ओके सो जी, इसके नॉवेल्स को इसीलिए ज्यादा ग्रेटर लेवल पे नहीं समझा जाता, या ये डिकेंस या हार्डी के मुकाबले पे इसलिए उस लेवल पे नहीं आती, क्योंकि इसके थीम्स बड़े लिमिटेड हैं। ये बहुत ही आ, उस नैरो किस्म के थीम्स पे लिखती है। यह बात है कि उन थीम्स पे लिख के इसने बहुत ज्यादा अच्छे वर्क्स लिखे, लेकिन ये उसके थीम्स बहुत ज्यादा लिमिटेड थे, तो जारी बात है इसका वो स्कोप इतना ज्यादा नहीं था। 2 इंचेस ऑफ आइवरी कहा जाता है इसके नॉवेल्स को, क्योंकि बिल्कुल एक यानी लाइक यू कुड काउंट इसका वर्क किस पे होगा। यस लिडिया एलोप्स विद विक्रम, और यस पेरेंटेज का भी थीम है, जो कि दोनों पेरेंट्स के वाले सामने था। नहीं, उसने सुसाइड नहीं की थी। और यस मार्क्सिज्म है ना, सारा क्लास कॉन्शियसनेस है, क्लास स्ट्रगल दिखाई गई इसके अंदर के हैव्स हैं, हैव्स नॉट्स हैं इसके अंदर। और एक बिंगले फैमिली है, डार्सी फैमिली है, दूसरी तरफ ये बेनेट्स फैमिली है, और इनके अंदर एक क्लास स्ट्रगल है, वो हर जगह पे नजर आती है, इनकी सोच में है, इनके किरदार में है, इनके बिहेवियर में है, इनके घरों में है, इनकी सोशल कंडीशन में है। और यानी वो हमें प्रॉपरली हम इस चीज को महसूस करते हैं कि क्लास सिस्टम स्ट्रगल हर जगह पे चल रही है, जिसमें रुतबा, पैसा और ये अमारत, ये हर जगह पे इसमें मौजूद है।
Okay ji, coming to the next one. So just let me open that. आपसे मैंने शेयर कर दी ऑलरेडी आपके ग्रुप्स के अंदर, सो आप इसको देख सकते हैं. Okay, so now we're talking about the best ever novel, at least to me. That is by Charles Dickens, and that is A Tale of Two Cities. So, A Tale of Two Cities, जो है, that really represents the different themes in this. अब ये जो है ना, इसके अब ब्रक्स जेन ऑस्टन के जो चार्ल्स डिकन्स है, इसके पास एक वैरायटी है थीम्स की. बहुत सारे डाइवर्स इशू पे लिख रहा है, बहुत सारे पॉलिटिकल भी हैं, सोशल भी हैं, इकोनॉमिक भी हैं, और इसमें इसने बेशुमार चीजें जो हैं वो, यानी इसका नॉवल पढ़ के हमें वो रेपिटेशन फील नहीं होती जो कि जेन ऑस्टन के नॉवेल्स में शायद फील करते हैं. ये इसकी बिगिनिंग लाइंस हैं. So beginning lines में, it was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of infidelity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair. We had everything before us, we had nothing before us. We were all going direct to heaven, we are all going direct the other way. In short, the period was so far like the present period that some of the noisiest authorities insisted on its being received for good or for evil in the superlative degree of comparison only. So these are the beginning lines of A Tale of Two Cities. So A Tale of Two Cities means Paris and London. So England और France, यानी इंग्लैंड का लंदन और पेरिस जो है वो उसका फ्रांस कैपिटल सिटी, इन दोनों कैपिटल सिटी का इसमें हवाला दिया गया. नॉवल शुरू होता है 1775 में. 1789 इज द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो ये उससे 4 साल पहले की सिचुएशन है, सॉरी उससे कुछ साल पहले की सिचुएशन है. और एक सोशल इल जो होती है वो बेसिकली प्लेग और इंग्लैंड में ये फैल चुकी है. और जेरी क्रंचा वो जो है वो एक ऑड जॉब मैन है जो कि छोटे मोटे काम करता है. टेल्सन बैंक की तरफ से ये रिप्रेजेंटेटिव है और ये एक कोच को रोकता है, और जार्विस लोरी जो टेल्सन बैंक का एक बंदा उसके अंदर बैठा है उसको एक मैसेज देता है. लोग डर जाते हैं अचानक रात को ये कौन आ गया, क्योंकि चोर डाकुओं का बड़ा डर होता है, हालात खराब होते हैं. फिर वो जो उसको मैसेज दिया जाता है उस पे लिखा होता है रिकॉल टू लाइफ, और ये बेसिकली मैसेज लॉरी को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो डोवर जो कि इंग्लैंड की बंदरगाह है जहां से ये फ्रांस जाया करते थे, वहां पे एक यंग वुमेन उसको वेट करे उसके लिए. और लॉरी जो है वो रिस्पॉन्ड्स विद क्रिप्टिक वर्ड्स रिकॉल टू लाइफ. और उसके बाद जो है डोवर पे लॉरी जो है उससे लूसी मैनेट मिलती है. सो लूसी मैनेट एक यंग ऑर्फन है जिसका बाप एक बड़ा एक अच्छा डॉक्टर था, काबिले इज्जत डॉक्टर था. अब वो सपोजिटली मर चुका है. तो पता चलता है कि उसका जो बाप जिसके बारे में था कि वो मर चुका है, वो मरा नहीं है बल्कि वो रिकवर कर लिया गया, डिस्कवर हो गया. लॉरी लूसी को लेके पेरिस आता है जहां पे वो डिफार्ट से मिलते हैं जो कि एक वाइन ओनर है, वाइन शॉप का मालिक है. सो वहां पे ये जो डिफार्ट था ये डॉक्टर मेनेट का पुराना सर्वेंट भी हुआ करता था किसी जमाने में. सो इसने डॉक्टर मेनेट को अपने पास सेफ रखा होता है. डॉक्टर मेनेट जो है वो 18 years ago बेस्टाइल में कैद था, यानी 18 साल वो बेस्टाइल जेल में बंद रहा. मेनेट जो है अब सारा टाइम शू मेकिंग में गुजारता है, हर वक्त वो जूते बनाता रहता है क्योंकि उसका मेंटल बैलेंस ठीक नहीं है. सो उसने प्रिजन में ये चीज सीखी और अब वो हर वक्त इसी में बिजी रहता है. लॉरी लूसी को यकीन दिलाता है कि उसका लव और डिवोशन उसको वापस ला सकते हैं. अच्छा जी, 1780 आ जाता है. चार्ल्स डा ने, एक बंदा
जो कि अब इतनी देर में वो ये सारे लोग वापस आ जाते हैं लंदन में और काफी हद तक डॉक्टर ठीक हो जाता है। सो 1780 में चार्ल्स डार्ने, जो कि एक अरिस्टोक्रेटिक जेंटलमैन है, उसे इंग्लैंड के हवाले से गद्दारी का उस पे मुकदमा चलता है और स्टीवर नामी एक बड़ा बम्बास्टिक किस्म का लॉयर डार्ने का केस लीड कर रहा होता है। लेकिन ये तब तक कामयाब नहीं होता जब तक उसका गुड फॉर नथिंग फ्रेंड, जो कि हमेशा शराब में डूबा रहता है, सिडनी कार्टन, वो उसकी मदद नहीं करता। वो होता क्या है कि वहां पे बुलाया जाता है, क्योंकि जब ये डॉवर आते हैं, ल्यूसी मैनेट और डॉक्टर जब उसे लेके वापस आते हैं, तो वहां चार्ल्स डार्ने मौजूद होता है जो इनका सामान उठाने में हेल्प करता है। तो अभी बेसिकली यहाँ पे ल्यूसी को बुलाया जाता है और डॉक्टर को कि वो पहचाने कि क्या ये वही बंदा है जो उन्हें मिला था। तो ये तो कह देते हैं ये वही था, लेकिन इनफैक्ट जो चार्ल्स सिडनी कार्टन है, ये इसकी शक्ल बिल्कुल चार्ल्स डार्ने से मिलती जुलती है। तो वो कहता है कि क्या तुम पहचान, वो अपने उस स्ट्राइवर जो है वो इतना इंटेलिजेंट नहीं होता। कार्टन बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन ये तवज्जो नहीं देता अपने काम में। सो वो स्ट्राइवर को सिर्फ इतना कहता है कि मेरी इससे शक्ल मिलती है तो ये बता दो। वो जब देखता है तो वो कहता है कि तुम गवाह को कहता है तुम बता सकते हो इनमें से ये कौन था। तो जब दोनों को देखता है, दोनों हम शक्ल होते हैं, तो वो परेशान हो जाता है और वो केस फारिग हो जाता है और डार्ने की जान बच जाती है। सो ये फर्स्ट टाइम चार्ल्स डार्ने को सिडनी कार्टन ने बचाया। अच्छा जी, उसके बाद जो है डार्ने को लेके जो है कार्टन, वो एक टैवरन में जाता है और खुद जब उसको कुछ ड्रिंक वगैरह ऑफर करवाता है, और साथ साथ वो उससे अंदर ही अंदर उससे जल रहा होता है कि अगर मैं ठीक होता तो मैं इस जैसा होता, जिस तरह ये इसकी ग्रूमिंग है, जिस तरह इसकी बलगर हालत है, क्योंकि शक्ल तो दोनों की सेम है। क्या तो मैं भी ऐसा हो सकता था, लेकिन मैंने अपनी तबाही फेर दी खुद ही। अच्छा, फ्रांस में क्या होता है कि एक क्रूअल मार्कस, मार्कस एक टाइटल है उनका, एक बड़ा यानी एरिस्टोक्रेट, एवरमॉन्ट, वो एक सड़क पे खेलते हुए बच्चे को, गरीब बच्चे को, अपनी कैरेज से कुचल देता है। और उसके बाद जब उसका बाप उसके पीछे दौड़ता है तो ये उसको कुछ पैसे फेंक देता है, उस यानी ताकि ये पैसे ले लो इसके बदले में कि तुम्हारा बच्चा मारा गया। तो ये और खुद चले जाता है अपने घर। ये चीज बड़ी बुरी लगती है लोगों को। अब डार्ने जो है, डार्ने इसी का भतीजा होता है। ये इंग्लैंड आ जाता है उस वजह से वो अपने अंकल को, जब ये फ्रांस में होता है तो उसे इन तमाम चीज़ों पे गुस्सा हुआ करता है, वो उसे ये चीज़ें नहीं पसंद। तो वो इनफैक्ट वो अपनी हर चीज़, अपना पैसा, दौलत, टाइटल छोड़ के इंग्लैंड आ चुका होता है जब उसकी मुलाकात ल्यूसी मैनेट से हुई फर्स्ट टाइम। तो खैर यहाँ पे मार्कस इसी रात को जब उसने बच्चे को कुचला, वो उसे मार दिया जाता है और वहां पे एक नोट होता है जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज की तरफ से होता है, उस पर यॉक्स लिखा होता है, जिसे हम जैक्स पढ़ते हैं लेकिन फ्रेंच इसे यॉक प्रोनाउंस करते हैं। टाइम गुजरता रहता है, डार्ने जो है वो मैनेट से परमिशन लेता है शादी के लिए लूसी की, और वो कहता है कि लूसी एक्सेप्ट करेगी तो वो फिर शायद बता देगा डॉक्टर को कि मैं कौन हूं। अभी तक उसने नहीं बताया हुआ। मीनवाइल वो लूसी से प्यार का, कार्टन भी, सिडनी कार्टन को भी लूसी पसंद आती है, वो भी उससे मोहब्बत का इजहार करता है और वो कहता है कि बेशक मेरी लाइफ वर्थलेस है लेकिन मैं इसे तुम्हारे लिए कुर्बान कर दूंगा। फिर जेरी क्रंचर, वो जो है वो एक स्पाई से मिलता है, रॉजर क्लाय, और उसी रात को एक रेजरेक्शन मैन बनता है, यानी दिखाया जाता है कि वो किस तरह लाशों को निकाल के उनका सौदेबाजी करता है कब्रों से। जेरी क्रंचर हर तरह के काम कर लेता है। फिर फ्रांस में एक और इंग्लिश स्पाई, जॉन बार्सद, सो वो डिफाज की वाइन शॉप में आता है और वो एक एविडेंस दिखाना चाह रहा है जो कि रेवोल्यूशन से रिलेटेड होता है, और अभी वो छुपा हुआ है वो वाला सारा, यानी वो उसका जो भी एक प्रूफ देना चाह रहा है। मैडम डिफाज जो है वो अपने उस मैडम डिफाज जो डिफाज की वाइफ है, वो वाइन शॉप में छुप के आराम से सीक्रेटली निटिंग करती रहती है
और ये निटिंग जो कर रहे होते हैं बेसिकली उसमें तमाम अरिस्टोक्रेट्स के नाम लिख रहे होते हैं जिससे इन्होंने बदला लेना होता है। और ये फ्रांस में हो रहा है। लंदन में क्या हो रहा है, डार ने शादी किए मौके पे डॉक्टर मेनट मान जाता है, लूसी से शादी हो जाती है और वो फिर अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। और उसी रात मेनट डॉक्टर मेनट को दोबारा दौरा पड़ता है और वो दोबारा जूते बनाना शुरू कर देता है। 9 दिन के बाद वो दोबारा अपनी सेंसेस में वापस आता है और फिर अपने फैमिली के साथ खुश हो जाता है मजबूरन, उनको हनीमून के लिए अल्लाह हाफिज करता है। डाने के वापस आने पे कार्टन जो है वो दोबारा विजिट करता है फैमिली को। जारी बात है वो जिससे प्यार करता था खातून, उसकी शादी हो गई, लेकिन अब ये फैमिली फ्रेंड बन जाता है और कार्टन भी उसको कहता है कि तुम हमारे घर में आ जाया करो। 1989 टाइम आया रेवोल्यूशन का। सो जो गरीब उल गुरबा और जो पेजेंट्स हैं वो बेस्टाइल पे हमला कर देते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो अरिस्टोक्रेट्स को मर्डर कर देते हैं। गैबल जो कि एक मैन होता है इंचार्ज का फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एवरमोंट स्टेट, उसे इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। 3 साल बाद वो डार्ने को खत लिखता है। अच्छा, ये बड़ा प्यार करता है डार्ने से, डार्ने का मुलाजिम पुराना, वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छुड़ाया जाए। सो थ्रेट के बावजूद डार्ने जो है वो जाता है फ्रांस उसको आज़ादी दिलवाने के लिए। डार्ने जैसे ही पहुंचता है रेवोल्यूशनरीज उसे अरेस्ट कर लेते हैं। फिर ल्यूसी और डॉक्टर मेनट जाते हैं पेरिस उसे छुड़वाने के लिए। डार्ने प्रिजन में 1 साल रहता है और 1 साल और 3 महीने उसका कोई ट्रायल नहीं होता, कोई उस पर मुकदमा नहीं चलता। तो उसको आजाद कराने के लिए मेनेट अपना रेवोल्यूशनरीज के अंदर जो उसका इन्फ्लुएंस है वो यूज करता है और वो उससे प्यार करते हैं क्योंकि इसने भी 18 साल जेल में गुजारे। डार्ने को एक आजादी मिलती है, लेकिन उसी रात को डार्ने दोबारा कैद हो जाता है। अब ये जो है इस दफा इल्जाम इस पे लगता है डिफाज और उसकी बीवी की तरफ से, जो कि बड़ा इंतकामी नेचर की होती है। कार्टन जो है वो पेरिस आता है और एक प्लान बनाता है डार्ने के रेस्क्यू का। और जॉन बर्सर्ड जो कि सोलोमन फ्रोज, जो हमारे सामने आता है कि इसका नाम सोलोमन फ्रोज है, वो मिस फ्रोज का भाई निकलता है जो कि ल्यूसी की लॉयल सर्वेंट होती है। सो वो बड़ा फिर हेल्पफुल साबित होता है हमारे लिए, हमारे इन कैरेक्टर्स के लिए। डार्ने के ट्रायल में डिफॉज एक लेटर देता है जो कि मेनेट के ओल्ड सेल से निकला, डॉक्टर मेनेट के। और उस लेटर में मेनेट की इम्प्रिजनमेंट का कॉज लिखा होता है। लेटर में लिखा होता है कि बहुत साल पहले जो ब्रदर से एवरमॉन्ट, वो जिसने बच्चे को कुचला, जो कि डार्ने का अंकल था और उसी रात कत्ल हो गया, वो जो कि डार्ने का फादर और अंकल, इन्होंने डॉक्टर मेनेट को बुलाया था बहुत अरसा पहले, बहुत सालों पहले अपने घर पे। सो एक खातून को ठीक करना था जो कि जिनको इन दोनों भाइयों ने रेप किया। और उसका भाई जो कि उसको फिर इन्होंने कत्ल कर दिया मौके पे ही। इस चीज से डरते हुए कि डॉक्टर मेनेट जो है वो शायद उनकी इन गुनाहों और इनके करतूतों को लोगों में बताए, एवरमॉन्ड्स इन इन दोनों ने यानी डार्ने के फादर और अंकल ने उसको अरेस्ट करवा दिया था। और इसके बाद ये 18 साल जेल में रहा बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी ट्रायल के। सो ये सुनने के बाद ज्यूरी जो है वो कंडेम करती है डार्ने को कि इसके जो बड़ों ने क्राइम किया उसकी सजा डार्ने को मिलेगी 24 घंटे के अंदर अंदर। सो उसी रात डिफॉज की वाइन शॉप में कार्टन जो है वो मैडम डिफॉज को सुन ले, यानी मैडम डिफॉज को कार्टन सुन लेता है बोलते हुए कि लूसी और उसकी जो डॉटर है उसको भी मार दिया जाए क्योंकि उनके अंदर भी अरिस्टोक्रेटिक ब्लड घूम रहा है। अच्छा, ये फिर पता लगता है कि जो खातून जिसका रेप हुआ और जो बंदा मर गया वो ये मैडम डिफॉज बहन थे और ये उन बदला ले रही है। कार्टन जो है वो मिनट्स की इमीडिएट डिपार्चर का इंतजाम करता है और वो डार्ने को विजिट करता है प्रिजन में और फिर उससे ट्रिक करके उसके कपड़े खुद ले लेता है और अपने कपड़े उसे पहना देता है और फिर एक लेटर लिखवाता है और उसके बाद डार्ने को बेहोश कर देता है। क्योंकि इनकी शक्ल मिलती है और कपड़े उसने उसके पहन लिए होते हैं, तो वो उसके बाद कह देता है बाकियों को कि तुम इसको ले जाओ, जो बंदा मुझे मिलने आया था जेल में ये बेहोश हो चुका है। सो बाहर से डार्ने को उठा के, जो कि कार्टन के कपड़ों में कार्टन होता है बना हुआ,
उसे कोच में डालते हैं और वो कोच में डॉक्टर मेनेट लूसी उसको लेके निकल जाते हैं। मीनवाइल मैडम डिफाज लूसी के अपार्टमेंट पे आती है उसे अरेस्ट करने के लिए। यहाँ पे मिस प्रोज उसके साथ झगड़ा करती है और मैडम डिफाज अपनी ही बंदूक की गोली से मर जाती है। सिडनी कार्टन मिलने आता है, यानी उस सिडनी कार्टन को लाया जाता है गुलिटाइन में, ये वो एक ऊपर से नीचे फेंका जाता है आरा और इंसान की गर्दन कट जाती है। और वहां पे कार्टन जो है बड़ा एक प्यारी सी तकरीर होती है, इसकी बड़े प्यारे वर्ड्स हैं, वो बोलने के बाद ये मर जाता है। सो ये बेसिकली इसका रेजरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है और ये डार्ने को सेकंड टाइम बचा लेता है सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए, जो कि इसकी ल्यूसी मैनेट के लिए। ड्युअलिटी एक थीम है कि दोनों की शक्ल मिलती है और किस हद तक रोल प्ले करती है। रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा थीम है और सोशल अनजस्ट जो कि फ्रांस और इंग्लैंड दोनों में चल रहा होता है, लेकिन रेवोल्यूशन सिर्फ फ्रांस में आता है। इंग्लैंड के अच्छे कवानीन या अच्छे जो उस जमाने में पॉलिसीज होती हैं उस वजह से ये बचा लेते हैं। रेजरेक्शन थीम है कि फर्स्ट टाइम बताया जाता है दोबारा जिंदा होना, इसका मतलब है फर्स्ट टाइम बचाता है चार्ल्स डार्ने को सिडनी कार्टन, एंड में भी बचाता है। और फिर जो ये जो रिकॉल टू लाइफ यानी डॉक्टर मेनेट अपने सेंसेस में वापस आता है वो भी रेजरेक्शन है। और फिर जो 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 जैरी कंचर मुर्दों को निकलता है वो भी एक रेजरेक्शन का थीम है। वायलेंस दिखाया गया जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में था। डिफरेंस दिखाया गया, क्लास डिफरेंस के एरिस्टोक्रेसी और पेजेंट्री में था। सैक्रिफाइस दिखाई गई जो कि डार्ने और ल्यूसी के लिए सिडनी कार्टर देता है। मोहब्बत और फेट, ये कि फेट किस तरह चार्ल्स डार्ने को फंसा लेती है हालांकि उसका खुद कुछ किया धरा नहीं होता। वाइन सिंबल होती है गरीब अवाम की हंगर की। निटिंग गोल्डन थ्रेड है, ये रेवोल्यूशनरीज का प्लानिंग उसका सिंबल है। गुलिटाइन इज द सिंबल ऑफ वेंजेंस, एक इंतकाम का सिंबल है। शू मेकिंग सिंबल है उसके जेल की लाइफ का, डॉक्टर मेनेट की। और मार्कस जो हैं दोनों भाई चार्ल्स डार्ने के फादर और अंकल, ये सिंबल हैं उस क्रूअल फ्रेंच एरिस्टोक्रेसी का। ये मेन कैरेक्टर्स हैं जिसमें हमारे पास चार्ल्स डार्ने, लूसी मैनेट, सिडनी कार्टन, डॉक्टर मैनेट, मैडम डिफाज, मोन्सियर डिफाज, मिस्टर लॉर्ड, मिस प्रोज। ये पूरे का पूरा एक सेटअप है जो कि ऑलरेडी दैट इज सेंट टू यू कि हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट एंड व्हाट हैपेंड, ये आपको भेज दिया गया है। यू कैन सी के वो क्या है। चार्ल्स डार्ने एक गुड कॉन्शियस गुड गाय एंड पैसिव येट गेट्स हीरो क्रेडिट, इतना एक्टिव नहीं है लेकिन स्टिल इज हीरो। सिडनी कार्टन लुक लाइक है उसका, ब्यूटी है, ब्रेन है, बिग थिंकर है, बड़ा मोहब्बत करने वाला है जो अपने मुलाजिम को बचाने पहुंच जाता है और एनिग्मेटिक है। इसके अलावा ये चार्ल्स डार्ने का पूरा कैरेक्टर, ये लाइक यू कैन गो थ्रू ऑल दीज कैरेक्टर्स व्हिच आर सेंट टू यू। सो इन तमाम कैरेक्टर्स का स्केच that is already sent to you in your boxes. So now coming to the questions. Yes, there are certain things which make Dickens as a great writer. हम डिकेंस को सेपरेटली भी पढ़ेंगे। डिकेंस क्यों एक ग्रेट राइटर है? क्योंकि डिकेंस ने एक तो हर थीम पे लिखा, सेकेंडली ये एक बड़ा प्रोलिफिक राइटर था जिसने लिखना शुरू किया पहले अपने उस थ्रू लाइक सीरियल्स के अंदर, मुख्तलिफ लाइक किस्तों में, और फिर उसके अपने नॉवेल्स जो पब्लिश हुए। He has a variety of themes. He has basically seen the people or the downtrodden class very closely. तो इसने उनके लिए लिखा, इसने सोशल अनजस्ट के ऊपर लिखा, इसने इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर लिखा, इसने पॉलिटिकल थीम्स के ऊपर लिखा, इसने लोगों के उस वजह तबकाती तकसीम के अगेंस्ट लिखा, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट लिखा, इसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अगेंस्ट लिखा, इसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के अगेंस्ट लिखा। सो इसके पास एक वर्सिटिलिटी थी थीम्स की। तो इसने बेसिकली यानी एक बड़ा इसका वास्ट पैनोरामा था जिसके ऊपर ये लिख रहा था। Dickens took much of the description from Carlyle. Yes, उसका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो इसने इस चीज को बहुत ज्यादा उससे उसको करीब देखा, क्योंकि बात है इट वाज अ थिंग दैट वाज लॉन्ग अगो हैपेंड, और इसको दोबारा से पेन करना उसके लिए थोड़े से आइडियाज थे। सो कार्लाइल का जो था फ्रेंच रेवोल्यूशन,
ये इससे लाजमी तौर पे इम्प्रेस होगा. Okay, and then now let me send you the